बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम WBC डिसऑर्डर को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर आपने ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा को स्टडी करना है। पहले से हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस चैनल के ऊपर, तो आप उसको देख लेना, पैथोमा वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेमाटोपोइसिस है। हेमाटोपोइसिस इस तरह से स्टार्ट होती है। सबसे पहले CD34 पॉजिटिव हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल होता है। ओके, उसकी स्टेप वाइज मेचुरेशन और डिफरेंशिएशन होती है। ये CD34 पॉजिटिव। और एक और बात को रट्टा मार लेना कि CD55 वाला ये डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर है, लेकिन CD34 ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं। इसके अलावा 2 से लेकर 8 वाले टी सेल के ऊपर पड़े हुए होते हैं, लाइक आपने यहाँ पे पढ़ने हैं। जबकि जो हमारा होता है 10, 19 और 20, ये होता है बी सेल्स के ऊपर। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट इसको। सेल्स की मेच्योरेशन होती है और ब्लड के अंदर आ जाते हैं। नॉर्मल WBC 5 से लेकर 10,000 होते हैं। अगर ये 5 से कम हो जाए तो ये ल्यूकोपीनिया, 10 से ज़्यादा हो जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा। ओके, और ये जो WBC काउंट ज़्यादा होती है कम होती है स्पेसिफिक सेल लीनिएज के अंदर होती है। अच्छा, यहाँ पे देखो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को दो में डिवाइड किया हुआ है, माइलॉइड और लिम्फोइड लीनिएज। माइलॉइड स्टेम सेल से मजीद कौन कौन से सेल बनते हैं? एरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं, माइलोब्लास्ट बनते हैं, मोनोब्लास्ट बनती है, मेगाकैरियोब्लास्ट। यानी माइलॉइड स्टेम सेल से मेगाकैरियोसाइट बनते हैं, मोनोसाइट्स बनते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स बनते हैं और आरबीसीज बनते हैं। जबकि लिम्फोइड से प्लाज्मा सेल, बी सेल, टी सेल, ये चीज़ें बनती है। ठीक हो गया। पहले ल्यूकोपीनिया स्टार्ट करते हैं। ल्यूकोपीनिया को मजीद हम दो में डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपको WBC दो टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो हमें न्यूट्रोपीनिया पड़ेगी। तो न्यूट्रोपीनिया के क्या काजेस होते हैं? नंबर 1, ड्रग टॉक्सिसिटी है, लाइक कीमोथेरेपी कर रहे हो अल्काइलिटिक एजेंट से, तो जो कीमोथेरेपी वाले एजेंट होते हैं ये स्टेम सेल्स को डैमेज कर देते हैं। ओके, तो कीमोथेरेपी की वजह से स्टेम सेल्स डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल का काउंट कम हो जाएगा। नंबर 2, इन्फेक्शन है, लाइक ग्राम नेगेटिव सेप्सिस है। इसमें न्यूट्रोफिल टिश्यू की तरफ मूव कर जाती है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन के अंदर न्यूट्रोफिल कम हो जाता है। ट्रीटमेंट के अंदर आप GM-CSF या GCSF यूज़ करते हैं। ये आपने ए प्लास्टिक अनीमिया के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर आप ड्रग्स को रिमूव करते थे, इरिथ्रोपोइटिन, GM-CSF, GCSF वगैरह देते थे। ठीक हो गया। इसके बाद लिम्फोपीनिया। लिम्फोपीनिया के अंदर लिम्फोसाइट का नंबर कम हो जाता है। अब इसके कॉजेज के अंदर इम्यूनोडेफिशिएंसी है, लाइक डाइजॉर्ज सिंड्रोम, HIV, हाई कोर्टिसोल स्टेट, फॉर एग्जांपल एक्सोजीनस कोर्टिकोस्टेरॉइड या कुशिंग सिंड्रोम। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें होता है क्या है, कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा होता है तो ये एपोप्टोसिस करवा देता है। अच्छा, कॉर्टिसोल के ज़्यादा होने की वजह से एक और काम भी होगा, वो हमने आगे पढ़ेंगे ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर। ठीक हो गया। नंबर 3, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल SLE या होल बॉडी रेडिएशन है, जिसमें लिम्फोसाइट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लिम्फोपीनिया सबसे पहले होता है। ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में बात करते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है WBC ज़्यादा हो गया है। कितने ज़्यादा हो गया? 10 से ज़्यादा हो गया। ओके, और जो रिएक्टिव होता है उसको ल्यूकोमाइट रिएक्शन बोलते हैं। अब उसके कॉजेज क्या होते हैं? नंबर 1, न्यूट्रोफिल का पढ़ना। तो न्यूट्रोफिल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या टिश्यू की नेक्रोसिस है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से मार्जिनेटेड पूल और बोन मैरो न्यूट्रोफिल, मार्जिनेटेड पूल जो बोल जो कि ब्लड वेसल से अटैच हुए होते हैं वो रिलीज हो जाती है, और दूसरा बोन मैरो की न्यूट्रोफिल रिलीज होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि इमेच्योर फॉर्म भी आना शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं लेफ्ट वर्ड शेट, यानी पीछे की तरफ जा रही है। जो इमेच्योर सेल होते हैं उनके ऊपर FC रिसेप्टर रिलेटिवली कम होते हैं। अभी जो FC रिसेप्टर होते हैं CD16 वाले होते हैं। हाई कोर्टिसोल स्टेट, वन सेकंड क्वेश्चन सिंड्रोम या फिर एक्सोजीनस कोर्टिकोस्टेरॉइड है। जो हाई कोर्टिसोलिज्म है, ये ल्यूकोसाइट की एडीएन को खराब कर देता है, जिसकी वजह से ल्यूकोसाइट्स टिश्यू में मूव नहीं करेंगे, मार्जिनेटेड पूल बढ़ जाता होता है। ठीक हो गया। इसके बाद क्या होगा? मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस के कॉजेज़ है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी जो मैक्रोफेजेस वाले होते हैं, मैलिग्नेंसी। इओसिनोफिलिया के कॉजेज़ क्या होते हैं? एलर्जी है, पैरासिटिक इन्फेक्शन और हॉचकिन लिम्फोमा, खास तौर पर जो मिक्स सेलुलैरिटी वाला होता है उसमें आते हैं। ओके, जो बेसोफिलिया होते हैं ये CML के अंदर, पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर आते हैं। इओसिनोफिलिया भी आपको CML में देखने को मिलते हैं। लिम्फोसिटिक ल्यूकोसाइटोसिस है, तो इसमें बी लिम्फोसाइट का और ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, तो वायरल इन्फेक्शन में जो टी लिम्फोसाइट है उनका हाइपरप्लेजिया होता है, क्योंकि वायरस से इन्फेक्टेड सेल होते हैं, इसकी वजह से टी सेल्स का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। जबकि एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, वॉल्टिला प्रोड्यूसिस, जो कि लिम्फोसाइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है। ये लिम्फोसाइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर क्या करता है? लिम्फोसाइट्स को ब्लॉक कर देता है, यानी ये ब्लड को लीव नहीं कर पाते होते, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड को लीव करने की वजह से लिम्फ नोड में एंटर नहीं हो पाएगी, ब्लड के अंदर लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अब इसके बाद इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर भी लिम्फोसिटिक ल्यूकोसाइटोसिस होता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, वायरस इन्फेक्टेड सेल की वजह से होता है। एप्स्टीन बार वायरस का जो इन्फेक्शन है, इसकी वजह से जो रिएक्टिव सेल बढ़ते हैं उसमें CD8 होती है। CD8 का मतलब किलर सेल होते हैं, और ये जो डिजीज होता है सलाइवा से फैलता है, टीनेजर्स में काफ़ी कॉमन है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड किसिंग डिजीज। एप्स्टीन बार वायरस प्राइमरीली इन्फेक्ट करता है तीन चीज़ों को: ओरोफैरिंक्स को, जिसकी वजह से फ्रेंचाइटिस हो सकता है; लीवर को अफेक्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? हेपेटाइटिस हो सकता है, जिसमें हेपेटोसप्लीनोमेगाली और लीवर के एंजाइम ज़्यादा हो जाएंगे, और बी सेल्स को अफेक्ट कर सकता है। ठीक हो गया। अब CD8 रिस्पॉन्स की क्या 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 होगा? यानी जो CD8 रिएक्टिव रिस्पॉन्स है, यानी
उसकी वजह से क्या होगा, नंबर 1 जनरलाइज़्ड लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगा, क्योंकि लिम्फ नोड का जो पैरा कॉर्टेक्स है उसमें हाइपरप्लेजिया हो रहा है। लेकिन अगर हाइपरप्लेजिया पेरी आर्टीरियल लिम्फैटिक शीट के अंदर हो, जिसको PALS कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं, तो उसकी वजह से स्प्लीनोमेगाली होगी। नंबर 3 आपको ब्लड के अंदर एटिपिकल लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेंगे। दिस इज़ कॉल्ड हाई WBC काउंट। अब इसकी स्क्रीनिंग के लिए जो टेस्ट करते हैं वो होता है मोनोस्पॉट टेस्ट। मोनोस्पॉट टेस्ट के अंदर आप IgM एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, जो कि हॉर्स या फिर शीप RBC के साथ क्रॉस रिएक्ट करती है। दिस इज़ कॉल्ड हीटेरोफिल एंटीबॉडी। नॉर्मली 1 हफ्ते के अंदर पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद ना आए या नेगेटिव आए तो उसका मतलब क्या है, साइटोमेगालोवायरस है। लेकिन जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है वो सीरोलॉजिकल टेस्ट है, जिसमें एप्स्टीन बार वायरस का आप वायरल कैप्सिड एंटीजन देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर सबसे पहला है स्प्लीनिक रप्चर हो सकती है, स्प्लीनोमेगाली की वजह से लिम्फेडिनोपैथी भी होती है और एटिपिकल लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। यानी आप कहते हैं कि आपने ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करनी। रैश हो सकता है अगर एम्पिसिलिन का एक्सपोजर है। जो वायरस है वो डोरमेंट होता है, यानी वो एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से रिकरेंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और B-सेल लिम्फोमा हो सकता है, खासतौर पर HIV पेशेंट के अंदर। अब है ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में क्या फ़र्क होता है? ल्यूकेमिया के अंदर बोन मैरो के अंदर और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के अंदर ब्लास्ट का लेवल ज़्यादा हो सकता है, यानी इमैच्योर जो न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं, न्यूप्लास्टिक WBC, तो ये ल्यूकेमिया है। लेकिन अगर ये न्यूप्लास्टिक सेल्स है, न्यूप्लास्टिक WBCs है, ये मैस बनाना शुरू कर दे नोड्स के अंदर, लिम्फ नोड के अंदर या एक्स्ट्रा नोडल टिश्यू के अंदर, तो उसको लिम्फोमा कहते हैं। तो ल्यूकेमिया के अंदर आपको बोन मैरो या पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन लिम्फोमा के अंदर आपको किसी जगह का मैस देखने को मिलेगा, नोडल या एक्स्ट्रा नोडल टिश्यू के अंदर। अब एक्यूट ल्यूकेमिया को मुझे 2 में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट। अगर 20% से ज़्यादा है तो वो एक्यूट ल्यूकेमिया, 20% से कम है तो वो क्रॉनिक ल्यूकेमिया होगा। फिर आगे उनकी मज़ीद सब डिवीजन होती है, कौन सी लिम्फोसाइट को इन्वॉल्व किया हुआ, ALL होगा, AML होगा, CLL होगा, CML होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लास्ट, और ब्लास्ट 20% से ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है? जो ब्लास्ट होती है वो नॉर्मल हेमेटोपोइसिस को क्राउड आउट कर देती है, टोरा करा देती है, भगा देती है, जिसकी वजह से आपको एक्यूट प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। RBC कम तो एनीमिया होगा, प्लेटलेट कम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, अगर न्यूट्रोपिनिया होगी तो इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 ब्लास्ट होती है ब्लड स्ट्रीम में जाना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से एटिपिकल इमेच्योर WBC काउंट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ब्लास्ट बड़े-बड़े सेल होते हैं, इमेच्योर होते हैं, उनका न्यूक्लियोलाई खाया हुआ होता है, पंच आउट न्यूक्लियोलाई होता है। अब एक्यूट ल्यूकेमिया को मज़ीद 2 में डिवाइड करते हैं, ALL और AML, डिपेंडिंग अपॉन ब्लास्ट का फिनोटाइप क्या है, माइलोब्लास्ट है या लिम्फोब्लास्ट है। तो ALL वाला इसमें क्या होता है कि लिम्फोब्लास्ट का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। लिम्फोब्लास्ट में क्या खास बात है? लिम्फोब्लास्ट में ये DNA पॉलीमरेज़ से पॉजिटिव होती है, जिसको बोलते हैं TDT। ओके, ठीक हो गया। जो TDT होता है ये माइलोब्लास्ट के अंदर और मैच्योर लिम्फोसाइट के अंदर नहीं होता है, ये सिर्फ लिम्फोब्लास्ट में होता है। लेकिन जो AML है, माइलोब्लास्ट है, तो वहाँ पर आपको और नोड्स देखने को मिलते हैं, माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम वगैरह देखने को मिलता है। ओके। अब ये वाला जो एक्यूट लिम्फोब्लास्ट ल्यूकेमिया होता है, ये खासतौर पर डाउन सिंड्रोम में होता है और स्पेसिफिकली 5 साल के बाद में देखने को मिलता है। लेकिन जो ये वाला था, यहाँ पे आप पढ़ोगे एक्यूट मेगाकार्डियोब्लास्टिक ल्यूकेमिया AML वाला, तो ये 5 साल से नीचे होगा डाउन सिंड्रोम वाले के अंदर। ठीक हो गया, इसको आप देख लेना। आगे इसको मुझे 2 में डिवाइड करते हैं, बाल टाल। जो बाल होता है ये मोस्ट कॉमन है। अब इसके अंदर लिम्फोब्लास्ट होते हैं, उनमें CD10, 19, 20 होता है, लेकिन अगर इसमें CD2 से लेकर 8 तक हो तब वो टाल कहलाएंगे। ठीक हो गया। अब ये वाला इसका रिस्पॉन्स काफ़ी कीमोथेरेपी से ठीक होता है, लेकिन आपको स्क्रोटम और CSF का प्रोफिलैक्सिस कराना होता है कीमोथेरेपी के लिए। अब इसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो डिपेंड करता है साइटोजेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज़, म्यूटेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन कैसी है। जैसे अगर 12-21 वाली है तो इसका गुड प्रोग्नोसिस है, बच्चों में होता है, लेकिन 9-22 वाली है ये अडल्ट में होती है और ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहलाती है। इसमें BCR-ABL जीन की फ्यूजन देखने को मिलती है और ये आपने CML के अंदर भी पढ़ना है। ओके, टाल के अंदर क्या देखने को मिलता है? टाल के अंदर आपको मीडियस्टीनल थाइमस मैस देखने को मिलता है। इसको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैलिग्नेंट सेल मैस बनाना शुरू कर रहे हैं, नोडल या एक्स्ट्रा नोडल। एक्स्ट्रा नोडल का मतलब थाइमस में चला गया है, मीडियस्टीनल मैस बना लिया है। इसके बाद एक्यूट माइलर ल्यूकेमिया। एक्यूट माइलर ल्यूकेमिया के अंदर इमेच्योर माइलर्स है, माइलोब्लास्ट का बोन मैरो में नंबर ज़्यादा हो जाता है, 20% से ज़्यादा हो सकता है और इसकी निशानी ये है कि इनमें माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम पॉजिटिव आएगा। अब जो माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम है, इसकी क्रिस्टल एग्रीगेशन को हम और रोड्स कहते हैं। ये ओल्डर अडल्ट में होता है, जबकि ALL वाला तकरीबन बच्चों में देखने को मिलता है। अब इसकी मजीद क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइटोजेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी, कि किस चीज़ में म्यूटेशन है। लाइक अगर 15-17 के अंदर हो तो उसको एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक कहते हैं, या इमेच्योर सेल कौन सी है या सरफेस मार्कर कौन से है। मेनली हम इसको 3 में डिवाइड करेंगे, APL वगैरह, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक, फिर एक्यूट मोनोसिटिक और एक्यूट मेगाकैरियोब्लास्टिक। मेगाकैरियोब्लास्टिक की फीचर ये है कि डाउन सिंड्रोम में होता है, लेकिन 5 साल के पहले देखने को मिलता है। एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया, इसके अंदर जो ट्रांसलोकेशन होती है वो 15-17 वाली होती है और इसके अंदर जो रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर है वो 15 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे चला जाएगा, जिसकी वजह से रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर खराब हो जाएगा। फाइनली सेल्स की मैच्योरेशन खराब हो जाएगी और प्रोमाइलोसाइट जो कि ब्लास्ट हो जमा होते रहेंगे और इनके अंदर ऐसे ग्रैन्यूल्स होती है जो कि डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन करवा देते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर
ट्रांस रेटिनोइक एसिड है जो कि रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लेगा। एक्यूट मोनोसिटिक के अंदर और एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक के अंदर एमपीओ नहीं होता। ठीक हो गया। अब जो ईएमएल है वो प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्लेजिया की वजह से भी हो सकता है, जिसको माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं। एक होता है माइलोप्थिसिस प्रोसेस, जिसके अंदर मेटास्टेटिक कैंसर है जो कि बोन मैरो को रिप्लेस कर देगा। लेकिन एक है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, लाइक अल्काइलेटिक एजेंट या रेडियोथेरेपी के एक्सपोजर की वजह से होता है। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम के अंदर पैनसाइटोपिनिया होगा, बोन मैरो हाइपरसेलुलर होती है लेकिन सेल की मैच्योरेशन खराब हो जाती है और ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके। अब इसके बाद क्रॉनिक ल्यूकीमिया। क्रॉनिक ल्यूकीमिया के अंदर न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है किसकी? मैच्योर सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट की। ओके, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट। लेकिन अगर न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर माइलर लीनिएज है तब उसको माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज कहते हैं। यानी क्रॉनिक ल्यूकीमिया और ये दोनों डिफरेंट होते हैं। ओके, दोनों अडल्ट वगैरह में होते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी है? इसमें CLL है, हेरी सेल ल्यूकेमिया है। ओके, इसको आप याद रख सकते हो मैच से, MACH मैच। M से माइकोसिस फंजॉइड्स, A फॉर अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया, लिम्फोमा वगैरह, हेरी सेल ल्यूकेमिया और क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ओके, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया को ऐसे लिम्फोमा भी कह सकते हैं क्योंकि आगे ये मैस बनाना शुरू कर देता है जिसमें लिम्फ नोड का स्प्लीन का मैस होगा। अच्छा, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ नेफ बी सेल। ओके, अच्छा यहाँ पे जो सेल है इन सब के अंदर जो ट्यूमर है, पहली बात की रट्टा मार लेना कि सब में ट्यूमर जो होगा मैच्योर सेल को इन्वॉल्व करेगा। क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक और हेरी सेल इन दोनों के अंदर जो होगा ट्यूमर ये बी सेल का होगा, लेकिन अडल्ट टी सेल के अंदर और माइकोसिस फंजॉइड्स के अंदर यहाँ पे CD4 पॉजिटिव होगी, हेल्पर सेल आना शुरू हो जाएगी। ओके, और बी सेल्स के अंदर CD5 और CD20 ये रिसेप्टर आना शुरू हो जाएगा। सबसे मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया यही है ओवरऑल बात करें। अब इसके अंदर आपको बोन मैरो स्मीयर या ब्लड पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करे तो आपको समर्ज सेल देखने को मिलेंगे, और अगर ये लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करे तो ये जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी करवा देगा और लिम्फ नोड की मैस बना रहा है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन रिलेटिवली कम हो जाती है, हाइपोगैमा ग्लोबुलिनीमिया हो सकता है, ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, और ये वाला और फॉलिकुलर लिम्फोमा ये कन्वर्ट हो जाती है डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। ओके, जो आपने पढ़ना है किसके अंदर? जो आपने पढ़ना है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर। ठीक हो गया, जिसमें स्प्लीन और लिम्फ नोड दोनों के इन्लार्जमेंट होते हैं। हेरी सेल के अंदर हेरी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं बी सेल के अंदर, और ये जो सेल होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं ट्रैप से, टार्टरिक रेजिस्टेंट एसिड फास्फेटेस। ऊपर वाला हमने पढ़ा था समर्ज सेल, लेकिन यहाँ पे टार्टरेट आ जाएगा। इसमें स्प्लीनोमेगाली होगा, इसमें लिम्फेडिनोपैथी नहीं होती, इसमें लिम्फेडिनोपैथी होती है। दैट इज वाई वहाँ पर हमने पढ़ा था लिम्फोमा, लेकिन यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पर स्प्लीनोमेगाली होती है क्योंकि हेरी सेल जमा होना शुरू हो जाएंगे और बोन मैरो एस्पायरेशन करे तो आपको ड्राई टैग मिलेगा। अब ये वाला 2CDA से ठीक हो जाता है 2-क्लेट्रोबीन से, जो कि एडिनोसिन डी माइनस इनहिबिटर है, क्योंकि एडिनोसिन जमा होना शुरू हो जाएगा और वो नुकसान पहुंचा देगा। अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया या लिम्फोमा, ये अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया वायरस से होता है, टाइप 1 से होता है। CD4 सेल इफेक्ट हो गए। इसके अंदर स्किन पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, रैश रैश इसमें भी है, लेकिन इसमें जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी होगी, स्प्लीनोमेगाली होगी, पंच आउट लिटिक लेजन है, हाइपर कैल्सीमिया है। ओके, लिटिक पंच आउट बोन लेजन्स होगी, हाइपर कैल्सीमिया होगा। माइकोसिस फंजॉइड्स के अंदर भी रैश होती है, ब्लैक नोड्यूल। ये रट्टा मार लेना कि पैच ब्लैक नोड्यूल आपको उसमें भी देखने को मिलती है, कैपोसी सार्कोमा में भी देखने को मिलती है। और अगर ये जो सेल्स होती है, अच्छा इनकी न्यूप्लास्टिक सेल की जो एग्रीगेशन होती है एपिडर्मिस में उसको बोलते हैं पोर्टुलियर माइक्रो एब्सेस। और अगर ये सेल ब्लड के अंदर आ जाए तो ये सिजारी सिंड्रोम करवा देंगे, क्योंकि ऐसे लिम्फोसाइट बनना शुरू हो जाते हैं जिनके न्यूक्लियस क्रिब्री फॉर्म होते हैं, जिनको सिजारी सेल कहते हैं। इसके बाद माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर पढ़ना है, फिर इसके बाद लिम्फेडिनोपैथी हमने पढ़ना है। तो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर ये न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है मैच्योर माइलियड सेल की। अगर मैच्योर लिम्फोसाइट सेल हो तो वो क्रॉनिक ल्यूकेमिया होता है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर भी हाई WBC काउंट होगा, बोन मैरो हाइपरसेलुलर होती है। अब इसके अंदर तमाम माइलियड लीनिएज के सेल बढ़ना शुरू हो जाएंगे, RBC बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ग्रैनुलोसाइट बढ़ना शुरू हो जाएंगे, मोनोसाइट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कौन से सेल ज़्यादा बढ़ेगा उसी के बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं। अब इसके दो टाइप की कॉम्प्लिकेशन है, या तो ये बोन मैरो फाइब्रोसिस करवा सकता है, या फिर ये AML वगैरह करवा सकता है, या फिर ये हाइपर यूरिसीमिया गाउट करवा सकता है ड्यू टू इंक्रीज टर्नओवर रेट। तो पढ़ लेते हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के अंदर इन सब की डेफिनेशन में न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है, मैच्योर माइलॉइड सेल है, इन सब की डेफिनेशन यही है। लेकिन आगे अगर ग्रैनुलोसाइट बढ़ जाए, बेसोफिल वगैरह बढ़ जाए तो ये होता है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। इसके अंदर 922 ट्रांसलोकेशन होती है। बाकी सब के अंदर क्या होगा, जैक स्टैट के अंदर म्यूटेशन आती है, जैक 2 काइनेस म्यूटेशन आती है, लेकिन इसके अंदर BCR ABL जीन की फ्यूजन होती है 922 से। ओके, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है इमाटिनिब से होता है, जो कि टायरोसिन काइनेस को इनहिबिट कर देती है। सप्लीनोमेगाली होती है, और सप्लीनोमेगाली हो जाए तो उसका मतलब एक्सेलरेटेड फेज स्टार्ट हो गया है। दूसरा एक्यूट फेज होता है, ठीक है, यानी ये AML में कन्वर्ट हो सकता है, ELL में कन्वर्ट हो सकता है। अब CML का डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड ल्यूकोमा ट्रैक्शन, जिसको रिएक्टिव न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर
LAP नहीं होगा। ओके, यानी जो नॉर्मल ल्यूकोमार अट्रैक्शन होते हैं वहाँ पर आपको LAP देखने को मिलता है, ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेज। नंबर 2 बेसोफिल और 922 म्यूटेशन आपको इसी में देखने को मिलेगी कैंसर के अंदर। पॉलीसाइथेमिया वेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ आरबीसी का लेवल ज़्यादा होगा, बाकी का भी होगा लेकिन आरबीसी का। अब इसके जो सिम्पटम होते हैं हाइपर विस्कोसिटी की वजह से होती है कि हाइपर विस्कोसिटी होगी, उसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, हाइपोक्सिया इस्कीमिया होगा, तो ब्लरी वीन हो सकती है, हेडेक हो सकता है, वीनस थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, खासतौर पर हेपेटिक पोर्टल या फिर ड्यूरल साइनसिस के अंदर। ठीक हो गया। फ्लश फेस हो सकता है ड्यू टू कंजेशन, जिसको प्लेथोरा कहते हैं, इचिंग हो सकती है। ट्रीटमेंट के अंदर फ्लैबोटमी और हाइड्रोक्सी यूरिया आता है। हाइड्रोक्सी यूरिया आपने सिकल सेल एनीमिया के अंदर भी पढ़ना है। ठीक हो गया। अब पॉलीसाइथेमिया वेरा का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो है रिएक्टिव पॉलीसाइथेमिया। तो रिएक्टिव पॉलीसाइथेमिया के अंदर होता ही है कि हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिया की वजह से क्या होता है, यानी हाई अल्टीट्यूड या लंग डिजीज की वजह से होता है, उसकी वजह से SaO2 कम होगा, हाइपोक्सिया होगा, उसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन लेवल ज़्यादा होगा। लेकिन पॉलीसाइथेमिया वेरा के अंदर SaO2 नॉर्मल है, पॉलीसाइथेमिया वेरा के अंदर एरिथ्रोपोइटिन का लेवल रिलेटिवली कम होगा। लेकिन अगर रिएक्टिव पॉलीसाइथेमिया एक्टोपिक ईपीओ की वजह से हो रहा है, खासतौर पर रीनल सेल कार्सिनोमा से हो रहा है, तब ईपीओ का लेवल ज़्यादा होगा, एरिथ्रोपोइटिन का लेवल ज़्यादा होगा। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया या थ्रोम्बोसाइटोसिस, अब इसके अंदर प्लेटलेट का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और इसमें जो सिम्पटम होती है वो ब्लीडिंग या थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकते हैं, लेकिन ये आगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करवाता। इसके बाद माइलोफाइब्रोसिस है। माइलोफाइब्रोसिस के अंदर फाइब्रोसिस होती है क्योंकि मेगाकैरियोसाइट प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं जो कि बोन मैरो की फाइब्रोसिस करवा देगा। तो बोन मैरो से तो सेल प्रोड्यूस नहीं होगी लेकिन स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी। ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक स्मीयर देखने को मिलेगा। एरिथ्रोब्लास्टिक का मतलब टीयर ड्रॉप आरबीसी। ओके, न्यूक्लिएटेड आरबीसी हो गए, टीयर ड्रॉप हो गए, इमेच्योर ग्रैनुलोसाइट हो गए। वंस अगेन कॉम्प्लिकेशन सेम है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फेडिनोपैथी का मतलब है इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। ओके, अब इसको मुझे दो में डिवाइड करते हैं, पेनफुल और पेनलेस। जो पेनफुल होती है ये उन लिम्फ नोड में होती है जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाली एरिया को ड्रेन कर रहेगा, यानी एक्यूट लिम्फेडिनाइटिस के अंदर, जबकि पेनलेस वाली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर, मेटास्टैटिक कैंसर या लिम्फोमा के अंदर होती है। अब इन्फ्लेमेशन के अंदर जो लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट होती है वो हाइपरप्लेजिया की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया है, वो आपको रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलता है और एचआईवी के अर्ली केसेस के अंदर, यानी फॉलिकल्स का। लेकिन पैराकॉर्टिकल एरिया का जो हाइपरप्लेजिया होता है वो आपको वायरल इन्फेक्शन में देखने को मिलता है, जो आपने पढ़ा था एप्स्टीन बार वायरस वाला। इसके अलावा जो साइनस हिस्टियोसाइट का होता है ये कैंसर में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लिम्फोमा। लिम्फोमा लिम्फोइड सेल का न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है जो कि मैस बनाते हैं लिम्फ नोड के अंदर या एक्स्ट्रा नोडल टिश्यू के अंदर। अब इसको मुझे दो में डिवाइड करते हैं, हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। अब नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को मजीद हम डिवाइड करते हैं कि सेल का टाइप क्या है, कि बी सेल है, टी सेल है, सेल का साइज क्या है, छोटे सेल है, बड़े सेल है, या सेल का ग्रोथ पैटर्न क्या है। लेकिन हम साइज को देखते हैं मेनली, स्मॉल बी सेल और लार्ज बी सेल। लार्ज बी सेल में एक ही है, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। स्मॉल के अंदर फॉलिकुलर लिम्फोमा, मेंटल सेल लिम्फोमा, मार्जिनल जोन लिम्फोमा, स्मॉल लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया जिसको बोलते हैं क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टिश्यू को इन्वॉल्व करता है। इंटरमीडिएट के अंदर बर्केट लिम्फोमा, एक ही आ जाएगा, बी आई से रट्टा मार सकते हैं। अब नॉन हॉजकिन लिम्फोमा रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन होता है, हॉजकिन रिलेटिवली कम है। अब नॉन हॉजकिन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो लिम्फॉइड होते हैं। हॉजकिन के अंदर जो मैलिग्नेंट सेल है वो रीड स्टम्पक सेल है, और जो मैस बनता है वो रिएक्टिव सेल की वजह से बनता है। जो हॉजकिन लिम्फोमा है पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी करवाता है, खासतौर पर यंग एडल्ट के अंदर होता है, लेकिन लेट एडल्ट के अंदर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है डिफ्यूज सेपरेट होता है, जबकि इसकी कॉन्टीजियस होती है। ये एक्स्ट्रा नोडल होता है, ये रियरली एक्स्ट्रा नोडल होता है। इसकी स्टेजिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इसकी क्यों नहीं इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि डिफ्यूज ग्रोथ है, ल्यूकेमिक फेज सिर्फ इसी में होगा। अब पहले स्टार्ट करते हैं, तो इसका याद रख सकते हो FMM से। ओके, तो फॉलिकुलर, मेंटल और मार्जिनल। एक और बात को रट्टा मार लेना कि यहाँ पे जो ट्रांसलोकेशन होगी इन सब के अंदर वो 14 की तरफ जाएगी। इसमें 14 18 की हो रही है। ओके, इसमें 11 और 14 की हो रही है, जबकि बर्केट के अंदर किसकी होती है, 8 और 14 की होती है। ठीक है, हमेशा जीन हमेशा 14 पे जाएगा। तो फॉलिकुलर लिम्फोमा इन सब की डेफिनेशन के अंदर पहले स्मॉल बी सेल आएगा जिसमें CD20 होगी, इसमें फॉलिकल लाइक नोड्यूल होगा, और इन सब के अंदर पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी होगा। फॉलिकुलर लिम्फोमा के अंदर जो ट्रांसलोकेशन होती है वो 14-18 की होती है। 14-18 का मतलब है कि BCL2 जीन 18 से जाएगा 14 की तरफ। 14 के अंदर इम्यूनोग्लोबिन के जीन होते हैं, और फाइनली BCL2 की ओवर एक्सप्रेशन होगी जो कि एपोप्टोसिस को इनहिबिट करके कैंसर वगैरह करवा देगा। तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर रिटोक्सीमैब मेनली यूज़ करते हैं क्योंकि CD20 रिसेप्टर को उड़ा देती है। अब मैंने कहा था कि फॉलिकुलर लिम्फोमा और इसके अलावा एक और लिम्फोमा बताया था जो कि प्रोग्रेस करता है, ये वाला क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। ये जो दोनों जाते हैं डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा की तरफ जाते होते हैं। अब फॉलिकुलर लिम्फोमा का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है रिएक्टिव, किसी रिएक्शन की वजह से। तो पहली बात कि कैंसर के अंदर डिसरप्शन होती है लिम्फ नोड आर्किटेक्चर की। कैंसर के अंदर टिंजिबल माइक्रोफेज नहीं होते, मैक्रोफेजेस नहीं होते। कैंसर के अंदर BCL2 की एक्सप्रेशन होती है और कैंसर मोनोक्लोनल होते हैं। नेक्स्ट है मेंटल सेल लिम्फोमा। मेंटल सेल लिम्फोमा 11 और 14 को इन्वॉल्व करेगा। यहाँ पे जो जीन होता है वो साइक्लिन D1 होता है।
अब साइक्लिन डी1 की ओवर एक्सप्रेशन की वजह से जी1 टू एस फेज ट्रांजिशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कैंसर होगा। मार्जिनल जोन लिम्फोमा के अंदर क्या होता है, कैसे लिम्फोमा जो कि मार्जिनल जोन को एक्सपांड कर रहा है, तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल एच पायलोरी वाला सबसे कॉमन है। तो ये वाला इसमें पोस्ट जर्मिनल सेंटर को इन्वॉल्व करता है, यानी मार्जिनल जोन पोस्ट जर्मिनल सेंटर से बनता होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल है माल्टोमा की। माल्टोमा क्या होता है, मार्जिनल जोन लिम्फोमा होता है म्यूकोजल साइट के ऊपर। ओके, और जो गैस्ट्रिक लिम्फोमा है खासतौर पे एच पायलोरी की वजह से होता है। बर्किल लिम्फोमा के अंदर इंटरमीडिएट सेल्स होते हैं जो कि एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होते हैं। एप्स्टीन बार वायरस का हमने इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर भी पढ़ा था। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा नोडल मैस बनेगा। उसकी मजीद दो फॉर्म्स होती है, अफ्रीकन और स्पोरेटिक। अफ्रीकन के अंदर जा और स्पोरेटिक के अंदर एब्डोमेन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो म्यूटेशन होती है वो CMYC जीन की होती है। जो CMYC जीन है ये उनको जीना सेल की ग्रोथ करवाता होता है। अब इस केस में आपको स्टेरिस का अपीयरेंस देखने को मिलती है और हाई माइटोटिक इंडेक्स है। स्टेरिस का अपीयरेंस रट्टा मार लेना AML में भी होती है। डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में डिफ्यूजली ग्रोथ होती है, शीट्स के अंदर होती है। मोस्ट कॉमन एग्रेसिव फॉर्म होती है, स्पोरेटिक फॉर्म में हो सकता है या फिर ये फॉलिकुलर या क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया से निकलता है। लेट अडल्टहुड में होगा। नेक्स्ट है हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है रीड स्टर्नबर्ग सेल की। अब रीड स्टर्नबर्ग सेल बड़े बड़े बी सेल होते हैं जिनके बहुत सारे लोब वाले न्यूक्लियस होते हैं। प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है जिसको आउल आई न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये वाला 15 और 30 से पॉजिटिव होता है। रीड स्टर्नबर्ग सेल साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं। साइटोकाइन की वजह से बी सिम्पटम आएगी। बी सिम्पटम में फीवर, चिल्स, एनोरेक्सिया, नाइट स्वेट आ जाती है। दूसरी तरफ साइटोकाइंस कीमोटैक्सिस वाला काम करते हैं। नंबर 3 साइटोकाइंस फाइब्रोसिस करवा देती है। अब रिएक्टिव सेल्स बल्क बनाते हैं जबकि ट्यूमर असल में रीड स्टर्नबर्ग सेल का है। अब रिएक्टिव सेल्स की बेस पे ही हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, नोडुलर स्क्लेरोसिस, लिम्फोसाइट रिच लिम्फोस मिक्स सेलुलैरिटी, लिम्फोसाइट डिप्लीशन। सबसे मोस्ट कॉमन होता है नोडुलर स्क्लेरोसिस। नोडुलर स्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमन सब टाइप है। इसमें सर्वाइकल या मीडियस्टिनल लिम्फेडिनोपैथी होती है फीमेल्स के अंदर। अब इसमें होता ये है कि बैंड ऑफ स्क्लेरोसिस होती है जो कि लिम्फ नोड को डिवाइड कर देती है। और जो रीड स्टर्नबर्ग सेल होती है एक लैक लाइक स्पेसिस के अंदर होती है जिसको लैकुनर सेल कहते हैं। लिम्फोसाइट रिच का सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। लिम्फोसाइट डिप्लीशन का पुअर प्रोग्नोसिस होता है। मिक्स सेलुलैरिटी के अंदर इओसिनोफिल बढ़ जाती है क्योंकि रीड स्टर्नबर्ग सेल इंटरल्यूकिन 5 प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट है प्लाज्मा सेल कैंसर जिसको डिस्क्रेजिया वगैरह कहते हैं। ओके, अब इसके अंदर मल्टीपल माइलोमा, मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमिनेट सिग्निफिकेंस ये आपने पढ़नी है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा इज द मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल इन द बोन मैरो। तो ये मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंसी है बोन की। ओके, लेकिन बोन का सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है वो मेटास्टेटिक होता है, लेकिन प्राइमरी के अंदर मल्टीपल माइलोमा आ जाएगा। ओके, अब इसके अंदर पैथोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें इंटरल्यूकिन 6 ज़्यादा होता है जिसकी वजह से प्लाज्मा सेल की ग्रोथ बढ़ जाती है और इम्यूनोग्लोबुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जबकि इंटरल्यूकिन 5 से इओसिनोफिल बढ़ जाती है। क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या होगा, नंबर 1 बोन पेन विद हाइपरकैल्सीमिया होगा। बोन का दर्द होगा, यानी जो न्यूप्लास्टिक सेल्स होती है, प्लाज्मा सेल होती है, रैंक रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है ऑस्टियोक्लास्ट पर, जिसकी वजह से बोन की डिस्ट्रक्शन होती है। अर्ली टिक पंच आउट लीजन्स देखने को मिलती है। और ये रट्टा मान लेना कि ये आपको इसमें भी देखने को मिलती है, अडल्ट टी सेल लिम्फोमा में भी देखने को मिलती है। ओके, और जब भी बोन टूटेगी तो हाइपरकैल्सीमिया होगा। नेक्स्ट है एलिवेटेड सीरम प्रोटीन। न्यूप्लास्टिक प्लाज्मा सेल इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करेंगे। खासतौर पर प्लाज्मा इलेक्ट्रोफोरेसिस करने पे आपको सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करने पे आपको एम स्पाइक्स देखने को मिलेगी। खासतौर पर ये एम स्पाइक्स होती IgA और G की वजह से होती है, लेकिन एम स्पाइक्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उनकी डाइवर्सिटी नहीं होती, इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो सकती है। रोलेक्स फॉर्मेशन हो सकती है कि जो सीरम की प्रोटीन ज़्यादा हो गई है वो RBC के दरमियान चार्ज को कम कर देती है। लास्ट में सेकेंड लास्ट में प्राइमरी एल अमाइलॉइडोसिस है, यानी जो फ्री लाइट चेन्स होती है प्रोटीन्स वाली वो सीरम के अंदर और टिश्यू के अंदर डेपोजिट होना शुरू हो जाती है। और लास्ट में प्रोटीन यूरिया है कि जो फ्री लाइट चेन्स होती है यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाती है, उनको बोलते हैं बेंस जोन्स प्रोटीन। अगर ये किडनी ट्यूब्यूल में डेपोजिट हो जाए तो ये माइलोमा किडनी करवा देती है, किडनी फेलियर करवा देती है। इसके बाद मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमिनेट सिग्निफिकेंस, इसके अंदर सिर्फ आपको एम स्पाइक्स देखने को मिलेगा। बाकी जो फीचर्स होती है लाइक लिटिक बोन लेयर, हाइपरकैल्सीमिया, एल अमाइलाइडोसिस, बेंस जोन्स प्रोटीन, ये आपको नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ एम स्पाइक्स देखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद है हमारा वेल्डनस्टोम माइक्रोग्लोब्यूलिनीमिया। अब ये बी सेल लिम्फोमा है, लेकिन इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन जो IgM प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब इसे क्लिनिकल फीचर के अंदर जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी है, लेकिन इसमें लिटिक बोनलिया नहीं होती। एम स्पाइक्स देखने को मिलेगा जिसमें IgM होती है। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकती है, रेटिनल हैमरेज, स्ट्रोक वगैरह हो सकती है, और इसको ठीक करने के लिए प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं जिसमें आप IgM को रिमूव कर देते हैं।
नेक्स्ट है लैंगर-हैंसल हिस्टियोसाइटोसिस। तो लैंगर-हैंसल क्या होती है? स्पेशलाइज्ड डेंड्रिटिक सेल होती है, स्किन के अंदर होती है। अब असल में ये बोन मैरो से डिराइव्ड होती है और इनका मेन फंक्शन है एंटीजन प्रेजेंटेशन। ठीक हो गया। अब लैंगर-हैंसल हिस्टियोसाइटोसिस क्या होता है? न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ लैंगर-हैंसल है। अब इस केस के अंदर आपको टेनिस पैकेट ग्रैन्यूल देखने को मिलते हैं, जिनको बिग बैग ग्रैन्यूल्स कहते हैं। जो सेल्स होती है CD1 और S100 पॉजिटिव होते हैं। S100 ये मेलानोमा के अंदर भी आता है। अब इसके हम पढ़ लेते हैं तीन तीन टाइप्स मेनली। पहला है लैटरल सीव्स डिजीज, इसमें मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है, जबकि बिनाइन प्रोलिफरेशन को बोलते हैं इओसिनोफिल ग्रैनुलोमा। ओके, तो ये मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है लैंगर-हैंसल की। अब इसके अंदर स्किन रैशेस होते हैं, आपको सिस्टिक स्केलेटल डिफेक्ट देखने को मिलती है। इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमा के अंदर भी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा, लेकिन स्किन को इन्वॉल्व नहीं करेगा। यहाँ पे आपको इओसिनोफिल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, खास तौर पर जो स्काल्प को इन्वॉल्व करेगा, स्काल्प के रैशेस करवाएगा, स्कल का डिफेक्ट करवा देगा, डायबिटीज इंसिपिडस और एक्सोप्थाल्मोस करवा देगा। इसको बोलते हैं हैंड शुलर क्रिस्टन डिजीज। तो तीन चीज़ें रट्टा मार लेना, स्कल की प्रॉब्लम, डायबिटीज इंसिपिडस और एक्सोप्थाल्मोस।